नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संयम आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है जो कि शादी से जुड़े विवादों से संबंधित है उसको यहाँ पे डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह सारे लोगों के लिए एक अहम गाइडलाइन है और एक अहम फैसला है। आपको बता दें, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और आर सुभाष रेड्डी के बेंच ने इस गाइडलाइन को जारी किया है और यह सारे लोगों के ऊपर लागू होता है जो भी विवाह से तनाव ग्रसित हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पति पत्नी के बीच विवाद घर घर की कहानी है। विवाद ना सुधरने वाले रिश्तों की ओर बढ़ते हैं। आगे होता यह है कि आगे तलाक होता है और फिर सबसे बड़ी जो टेंशन होती है भरण पोषण भत्ते या मेंटेनेंस अलाउंस को लेकर होती है। मामले फैमिली कोर्ट, ज़िला अदालतों और मजिस्ट्रेट कोर्ट तक जाते हैं और यही वजह है कि इन अदालतों में हज़ारों की संख्या में केस चल रहे हैं। इतना ही नहीं, संतुष्टि न मिलने पर केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है। जितने लोग उतने ही कानून। हर मामला कुछ नई कहानी बयां करता है, लेकिन इसके मूल में क्या रहता है? शादी और उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला तनाव। अलग अलग अदालतों ने इतने फैसले सुना दिए हैं कि वकीलों तक को याद रखना यह मुश्किल हो जाता है कि कौन से केस में कौन सी फैसले सुनाई गई थी। इस व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को गाइडलाइन जारी की। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के बेंच ने इस गाइडलाइन को जारी किया और निचली अदालतों के लिए एक चेकलिस्ट बना दी। यह गाइडलाइन निचली अदालतों के लिए जितने काम की है उतने ही हर दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने वाले लोगों के लिए भी है। आइए सरल शब्दों में इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन किस तरह इन मामलों की सुनवाई में बदलाव लाएगी। यह गाइडलाइन क्या है और किसके लिए है, सबसे पहले ये जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक फैमिली कोर्ट, दूसरा उनके लिए जो कि पति पत्नी जो हैं और उनके बीच जो विवाद है। कहने का मतलब है फैमिली कोर्ट, ज़िला अदालतों या मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए पहला गाइडलाइन है। वहीं यही गाइडलाइन दूसरा जो है उन पति पत्नी के लिए है जिनके बीच विवाद है। तो आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है वह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक कोर्ट के लिए और दूसरा जो भी आवेदक होते हैं और जिनके ऊपर केस किया जाता है उनके लिए है। तो निचली अदालतों के लिए क्या निर्देश है? सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि शादी से जुड़े विवादों की सुनवाई में एकरूपता है। इस वजह से उसने गुजारा भत्ते या मेंटेनेंस अमाउंट को लेकर कुछ नियम तय किए हैं। इसके तहत गुजारा भत्ते से जुड़े मामले की सुनवाई से पहले अदालतों को दोनों पक्ष से संपत्तियों और दायित्वों की सूची बनाकर पेश करने को कहा गया है। इसके बाद दूसरा क्या है कि गुजारा भत्ता तय करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाए, यह भी इसमें बताया गया है। अब गुजारा भत्ता तय करते समय क्या आधार होगा, इसे हम लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से कहा है कि वे पीड़िता पक्ष की पीड़ा और ज़रूरतों को समझें और उसके अनुसार गुजारा भत्ते से जुड़े आदेश पारित करें। इसमें क्या है? पहला, दोनों पक्षों की उम्र और रोजगार। दूसरा, निवास के अधिकार। तीसरा, कामकाजी पत्नी के संबंध में। चौथा, छोटे बच्चों के गुजारा भत्ते। और पांचवा, विकलांगता या अस्थायी बीमारी पर विचार करने की नसीहत दी गई है। अब आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है बल्कि आउटलाइन तय की है। यह भी कहा है कि हर केस के लिए एक सा फार्मूला तय नहीं कर सकते या केस टू केस आधार पर तय होना चाहिए। गुजारा भत्ते का फिक्सेशन अदालतों को अपने विवेक के आधार पर तय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से यह कहा कि पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, लेकिन बच्चों या बुजुर्ग की देखभाल के लिए बरसों से घर पर ही रही है, तो यह समझना चाहिए कि तत्काल उसे कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। दोबारा वर्क फोर्स में शामिल होना इतना आसान नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक तरह का सुप्रीम कोर्ट का अच्छा गाइडलाइन है। यदि पत्नी कामकाजी है और कमाती है तो देखना जरूरी है कि परिवार में रहते हुए जैसी लाइफ स्टाइल उसने जी है वह आगे भी कायम रहे। किसी भी महिला से उसके निवास के अधिकार को नहीं छीना जा सकता, जो कि दूसरा पॉइंट था। घरेलू हिंसा कानून में उसे ज्वाइंट घर में रहने का अधिकार दिया गया था। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भले ही घर पति का हो या उसके परिवार का, पत्नी को उसमें रहने का अधिकार होगा, फिर चाहे घर किराए का ही क्यों ना हो। अदालतें पत्नी को रहने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है वह पति को करना होगा, उसका व्यवस्था यह भी जारी किया है गाइडलाइन।
तो बच्चों के गुजारा भत्ते को तय करते समय क्या ध्यान रखा जाएगा? सिर्फ खाने पीने, कपड़े, रहने या फिर डॉक्टर खर्चे, पढ़ाई की बात इसमें नहीं की जाएगी, बल्कि कोचिंग क्लास, वोकेशनल कोर्सेज का खर्च भी महत्वपूर्ण है। यदि पत्नी कामकाजी है तो ठीक है, ठीक ठाक अगर कमा रही दोनों मिलकर सारे खर्च को उठा सकते हैं। अब आइए जानते हैं आवेदक के लिए क्या नियम इसमें तय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में आवेदक के लिए भी नियम तय किए हैं। उसे यह बताना होगा कि उसने किस कानून के तहत किस अदालत में सबसे पहले केस कर रखा है। दरअसल समस्या यह आती है कि कई बार ऐसा होता है कि झूठे मूठे मामलों में केस कर दिया जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है, मतलब अपने पति को। तो नई व्यवस्था से कोर्ट को पता होगा कि आवेदक वाकई में मतलब पीड़ित है या सिर्फ परेशान करने के लिए केस कर रहा है। यदि किसी कोर्ट से गुजारे भत्ते को लेकर कोई आदेश आ चुका है और उसमें बदलाव करना है तो आवेदक को उसके बारे में बताते हुए अपना आवेदन देना होगा। अब इसमें भत्ता किस दिन से मिलेगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन से जो भी आवेदक है जैसे ही आवेदन करता है उस दिन से ही उसे जो भी गुजारा भत्ता है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए कि केस कितना लंबे समय तक चलेगा यह जानना उनके लिए कठिन होता है और यह बताना भी कोर्ट के लिए थोड़ा कठिन होता है। यदि किसी ने गुजारा भत्ता समय पर नहीं चुकाया हो तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट कहा है कि यदि गुजारे भत्ते का आदेश हो चुका है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 28A, घरेलू हिंसा कानून के सेक्शन 20(6) या CRPC के सेक्शन 128 के तहत संबंधित पक्ष पर भुगतान का दबाव बनाया जा सकता है। यदि इसके बाद भी वह गुजारा भत्ता नहीं चुकाता है तो CPC के प्रावधानों यानी कि सेक्शन 51, 55, 58 और 60 के तहत सिविल कोर्ट में मनी डिक्री यानी कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों, हमारे आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।